Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start a very fresh chapter in corporate and company law. ये प्रोस्पेक्टस जो चैप्टर है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनीज, ये चैप्टर आपके सीए इंटर के एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का कंपलसरी आता है। 5 मार्क्स का मिनिमम एवरी टर्म में आता है, लेकिन ये 10 नंबर तक का भी आ सकता है आपके एग्जाम्स में। कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं बताऊंगा। अगेन सीएस एग्जीक्यूटिव वाले जो बच्चे हैं उनका भी 5 से 10 नंबर का आता है, मिनिमम 5 नंबर का आ सकता है। और जो सीए में इंटर वाले जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम्स में ये 7 से 9 नंबर का आता है। 7 से 9 नंबर का क्यों आता है? क्योंकि उनका मिनिमम क्वेश्चन 7 नंबर का ही होता है। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और 2 नंबर का ये एमसीक्यू में आपके आ सकता है। एमसीक्यू में अगर इनका भी ऐड करेगा सीए वाले बच्चे लोगों का, तो उनका भी एमसीक्यू में और ये ज़्यादा नंबर का 7 to 10 मार्क्स भी हो सकता है। तो ये चैप्टर से अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एकदम कंपलसरी चैप्टर है, एग्जाम्स में आता ही आता है, तीनों लोगों के एग्जाम्स में आता है, सीए का भी, सीएमए का भी, सीएस का भी। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके मैं जो लेक्चर अभी पढ़ा रहा हूँ ये सीए ICAI का स्टडी मटेरियल्स है। मेरा जो स्टडी मटेरियल्स मैंने जो कंपनी लॉ का आप लोगों को दे रखा है, उस स्टडी मटेरियल से भी लेक्चर हमारा ऑलरेडी बनाया हुआ है, अभी जो सितंबर में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। तो मैं दोनों ही लेक्चर आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। आपको अगर मान लो लगे कि नहीं सर वाला हमें मैथ से करना है तो उससे भी आप कर लो, और ये वाला तो मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, सिमिलर है क्योंकि एक्ट जो है कंपनी लॉ ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, ये सभी लोगों के लिए एक ही है, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसको आपको यहां से पढ़ना है। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 5 हिस्से में बांट करके पढ़ाई करेंगे। पहला जो हम लोगों का पार्ट होगा उसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ेंगे, यानी प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसका बेसिक इश्यूज कैसे होता है, प्रोस्पेक्टस ये क्यों इशू किया जाता है, प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये सब बातों को हम लोग बेसिक्स में पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। दूसरा जो हिस्सा हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसमें कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे, यानी प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंपनी लिख करके देती है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस कितने टाइप का होता है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ये अगर मिस स्टेटमेंट अगर कुछ प्रोस्पेक्टस में होता है तो उसकी क्या इफेक्ट होती है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। और आखिरी पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत छोटा है, वो है स्पेशल एस्पेक्ट अबाउट द प्रोस्पेक्टस। स्पेशल एस्पेक्ट अबाउट द प्रोस्पेक्टस, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग इसको सबसे पहले इसका डेफिनेशन यानी मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, इसका मीनिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चे, क्या है, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये कहां पर लिखा हुआ है। दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो चैप्टर 3 दिया है ये कंपनीज एक्ट का चैप्टर है, कंपनीज एक्ट का चैप्टर है, नॉट द आपके सिलेबस का चैप्टर। ठीक है ना, ये किसके बारे में? कंपनीज एक्ट के चैप्टर 3 के जो प्रोविजंस है उसको एक्सप्लेन किए गए यहाँ पर, जिसमें हम लोग कौन कौन से सेक्शन स्टडी करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट का सेक्शन हम लोग सेक्शन 23 से लेकर के 42 तक हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कहां से कहां तक स्टडी करने वाले हैं? इसमें सेक्शन नंबर 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट से लेकर के और सेक्शन नंबर 42 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीलिंग विद द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कैसे कंपनी अलॉट करती है ये हम लोग पढ़ेंगे। ड्यू टू द इनहेरेंट डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज in addition to restrictions on the latter, chapter 3 of the act contained the provisions for issue of securities under 2 distinct headings। यानी कंपनी अपनी पब्लिक ऑफर भी लेकर के आती है और कंपनी अपना प्राइवेट प्लेसमेंट भी करता है, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे। पब्लिक ऑफर सेक्शन 23 से 41 के बीच डील करता है और प्राइवेट प्लेसमेंट ओनली सेक्शन 42 में दिया हुआ है। सर ये सब क्या लिखा हुआ है? ये सब आपको जब पढ़ाएंगे सारा, जितने भी सेक्शंस यहाँ पे दिए हैं सारा मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। देखो, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टोटल कौन सेक्शन के बीच में है? आपको बच्चे टोटल सीएस वाले बच्चों को बहुत सारा कंपनी लॉ पढ़ना है, उनका पूरा 100 मार्क्स का आता है, उनका पूरा 100 मार्क्स का आता है। सीए इंटर वाले बच्चों के एग्जाम्स में 60 मार्क्स का आता है और सीएस वाले बच्चे, सीएमए इंटर वाले बच्चों को एग्जाम्स में 40 नंबर का आता है। आपको मतलब सबसे 1 से लेकर के 148 सेक्शन तक तो सबका कॉमन है, एकदम कॉमन है। तो आपको अभी इस चैप्टर में प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सा सेक्शन हम लोग डील करने वाले हैं? सेक्शन नंबर 23 से लेकर कौन सेक्शन तक?
42 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 23 से लेकर के 42 तक। इसमें हम लोग पब्लिक कंपनी के केस में और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में दोनों हम लोग पढ़ेंगे। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो मैटर होंगे, प्रोस्पेक्टस कैसे इशू किया जाता है और उससे संबंधित जितने भी मैटर होंगे, ये हम लोग सेक्शन 23, 26, 29, 31, 32, 25, 28, 27 और 40 में पढ़ेंगे। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज सेक्शन 39 में है। पेनल्टीज कैसे कैसे लगेगा इसके बारे में हमारा जो सेक्शन है, ये कौन कौन सा सेक्शन है, 34, 35, 36, 37 और 447। 447 क्रिमिनल धाराओं के लिए लगता है, समझ में आ रहा है ना। 447 किसके लिए लगता है, क्रिमिनल केसेस के लिए लगता है। और लास्ट है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हम लोग इसके अंदर पढ़ाई करने वाले हैं। अब आ जाओ बच्चे, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 23 में कि आपका पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग पहले जानेंगे। पब्लिक ऑफर कैसे होता है और क्यों होता है पब्लिक ऑफर, ये हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखो चैप्टर 3 हम लोग इसमें कौन सा पढ़ने वाले हैं, कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3 और सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन नंबर 42 कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 23 to 42 एज वेल एज द कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी कोई भी एक्ट आता है, जैसे इस साल इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया था ना, इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो जिस ईयर में एक्ट आता है, नया एक्ट बनता है, उसके ठीक नेक्स्ट ईयर उस एक्ट को कैसे देश भर में लागू करना है, अप्लाई करना है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या लेकर के आती है, उसके रिलेटेड रूल्स लेकर के आती है। ये रूल्स जो है ना, ये पार्लियामेंट में पास नहीं कराने होते हैं, ये गवर्नमेंट बनाता है। जैसे जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो एक्ट बना हुआ है, जैसे हम लोग कंपनीज एक्ट कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके रिलेटेड रूल्स बनाती है, जो कि नेक्स्ट ईयर आता है। जैसे आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए नया इनकम टैक्स रूल्स अप्लाई होगा। वो रूल्स कौन से ईयर में आएगा, 2026 में। और ये एग्जाम्स में आपके कब से एप्लीकेबल हो रहा है नया वाला इनकम टैक्स एक्ट, ये एग्जाम्स में एप्लीकेबल हो रहा है नेक्स्ट ईयर मई जून के एग्जाम से। इस बार जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देंगे उनके लिए पुराना और आखिरी बार वो एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो एग्जाम नहीं निकाल सके तो उनके लिए मुसीबत खड़ा होगा, उनको दोबारा से फिर से नया वाला इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। पूरे सेक्शन बदल जाएंगे, मतलब अमेंडमेंट नहीं है, एक्ट ही पूरा बदल गया। ये अमेंडमेंट नहीं है, पूरी कानून ही उसमें क्या हो गई है, बदल गई है। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो टैक्स के क्लास में और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो यहां पर क्या है बच्चे, वन ऑफ द एडवांटेजेस दैट अ कंपनी हैज ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इज इट्स एबिलिटी टू रेज कैपिटल आइदर फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज और फ्रॉम अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा बच्चा नाम क्या, भूल गया हूं, इंद्रोनील। मेरे को बताना कि कितने फॉर्म में हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या क्या होता है। मतलब एक आदमी, जैसे मान लो मेरे को कारोबार करना है, स्टार्ट करना है, तो मैं किस किस फॉर्म में अपने बिजनेस को बिगिन कर सकता हूं। मैं एक, बोलो बोलो बोलो, सोल प्रोपराइटर, बस तुम बोल लेगा, आप समझ गया। हम लोग सोल प्रोपराइटर बना के बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म खोल करके बिजनेस कर सकते हैं, एलएलपी बना के बिजनेस कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, प्राइवेट कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हैं। इतने फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे पास करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन एडवांटेज कंपनी के लिए क्या होता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ जो बिजनेस होता है ना, कंपनी फॉर्म ऑफ जो बिजनेस होता है, इसमें एडवांटेज ये होता है कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कैपिटल रेज कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोपराइटर में आप सिर्फ बैंकों से लोन ले सकते हो, पब्लिक से आप कैपिटल रेज कर सकते हो क्या, अपने बिजनेस की हिस्सेदारी बेच करके नहीं। पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर ही कैपिटल अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, एक सेकंड बच्चे, एग्जाम्स है ना, बोला ना, थोड़ा बच्चा लोग पूछ रहा होगा, लोग छुट्टी का दिन है शायद आज कहीं, इसलिए मैसेज कर रहा है लोग, लेकिन एग्जाम होगा उनका।
हाँ, मैं कहाँ पे था? तो कंपनी क्या करती है, लेकिन कंपनी के पास 1% कंपनी भी बनाएंगे तो हम पब्लिक में शेयर्स अपना इशू करके कैपिटल रेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बनाई जाती है बच्चे, उनके पास एडवांटेज क्या होता है कि ये पब्लिक में अपनी हिस्सेदारी बेच करके और फंड रेज कर सकते हैं। ये एडवांटेज है इनके पास। और या तो पब्लिक एंड लार्ज से कर सकते हैं, या सेट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, जिसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो एडुकुंज एकेडमी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एग्जांपल के लिए थोड़ी देर के लिए मान लो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब मुझे अपना ना पब्लिक एट लार्ज में अभी शेयर इशू नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना? पब्लिक एट लार्ज में मुझे अपना शेयर इशू नहीं करना है। तो मैं इंडिया के जो 4-5 बड़े बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, इनसे मैं सीधे संपर्क करूंगा, अडानी से, धोनी से, विराट कोहली से, ऐसे पैसे वाले लोग, अंबानी से। और उनको मैं बोलूंगा कि देखो हमारे कंपनी में ना आप लोग 20-20% शेयर खरीद लो, 20%, 18% ऐसे शेयर खरीद लो, प्राइवेट प्लेसमेंट। उन लोग भी तैयार हो गया कि ग्रोइंग कंपनी है, इसमें हम पैसे लगा देते हैं। तो उनसे डायरेक्ट बात किया, उनको हिस्सेदारी बेच की लिया और उनसे फंड लेकर के बिजनेस में लगा के फंड को बिजनेस में लगा के बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं। इसके लिए हम पब्लिक में अपना आईपीओ लेकर के नहीं आए, इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट करना। ऐसे सेक्शन 42 में जाके प्राइवेट प्लेसमेंट में डिटेल में आपको डील करूंगा, मैं छोटा सा मैं भी बोल के गया। तो दो तरीका है, इधर पब्लिक एट लार्ज से पैसे उठा लो, आईपीओ ला करके, शेयर इशू करके, और आइडेंटिफाइड पर्सन से ले लो, ठीक है ना? when when the capital is raised from the public at large, it is done through the public offer। अगर पब्लिक एट लार्ज से पैसे हम उठाते हैं तो कैसे होता है? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के लिए हम क्या लाते हैं? आईपीओ लाते हैं अपने कंपनी का। आईपीओ क्या होता है वो इसी चैप्टर में तुम लोगों को पढ़ने मिलेगा। और बच्चे दूसरा, और जब इट इज एंड व्हेन इट इज रेज्ड फ्रॉम अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन, कोई ग्रुप को, कोई कंपनी को इसमें हम पैसे लगवाना चाहते हैं उनको, और वो कंपनी भी जानती है कि ये ग्रोइंग कंपनी है, न्यू स्टार्टअप है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा बिजनेस है इसका, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, प्रोस्पेक्टिव बिजनेस है, भविष्य इसका अच्छा है, तो ये लोग प्राइवेट प्लेसमेंट में पैसे लगा देते हैं। इट इज कैरिड आउट थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस लाइन में कोई समस्या है नहीं तुम लोगों को, ठीक है? When the capital is raised from the public at large, जब पब्लिक एट लार्ज से हम पैसा उठाते हैं तब इसको थ्रू पब्लिक ऑफर एंड एडवर्टीजमेंट। अच्छा, पब्लिक ऑफर से जब हम पैसा उठाएंगे, पब्लिक एट लार्ज से हम फंड अगर रेज करेंगे, तो हमें पब्लिक को एडवर्टाइज करना पड़ेगा ना अपने कंपनी के बारे में कि हाँ भाई हमारी कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। ये एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? मेरे को एक छोटा सा बैच अपना स्टार्ट करना है तो होता है, उसके लिए भी हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है। तो कंपनी नहीं करेगा अपना एडवर्टीजमेंट, कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट करती है। एंड एडवर्टीजमेंट शैल बी इशूड इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल प्रोविजन। ये एप्लीकेबल, अच्छा ऐसा नहीं कि कंपनी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करने लगेगा, समझ में आ रहा है ना? एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट नहीं। कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजंस है, जो सेक्शन 23 से 42 के बीच तुम लोग पढ़ने वाले हो, उसी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस और लॉ को फॉलो करते हुए कंपनी अपना एप्लीकेबल प्रोविजन को फॉलो करते हुए टू प्रोटेक्ट द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जिससे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मतलब कंपनी के होने वाले इन्वेस्टर, उनको प्रोटेक्ट करते हुए फ्रॉम फ्रॉड, ताकि उनके साथ फ्रॉड नहीं हो, और फिर इसको प्रोटेक्ट करते हुए एडवर्टाइज करेगा एंड देन उनसे अपना शेयर खरीदने के लिए क्या करेगा? उनको इनवाइट करेगा कि आप हमारे कंपनी का शेयर को परचेज कीजिए। इतना ज्यादा कर दिया एग्रेसिव तरीके से कि दूसरे लोग भी फ्रॉड के तरीके से किसी और से पैसे रेज कर ले रहे हैं कि हम तुमको इस कंपनी का शेयर दिलवा देंगे, और फ्रॉड हो जा रहा है। मैंने तनीषा को बोला, तनीषा देखो तुम्हारे को रिलायंस का शेयर चाहिए, बोली सर हम तो अपने से प्रयास कर रहे हैं, बहुत साल से मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को दिलवा दीजिए। हमने इसे लिया 10,000 रुपये और लेके 9 2 11 हो गए, समझ में आ रहा ना? तो ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा। तो कंपनी एप्लीकेबल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही अपनी इस प्रोस्पेक्टस को मार्केट में लेकर आती है। क्लियर है बात ना बच्चे? सिक्योरिटीज आर अलॉटेड। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है ना? शेयर्स को भी, इक्विटी शेयर को भी सिक्योरिटीज बोलते हैं, डिवेंचर्स को भी सिक्योरिटीज बोलते हैं, बॉन्ड को भी सिक्योरिटीज बोलते हैं। कंपनी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपना इशूज करता है ना, बोनस शेयर इशूज करता है, ये सभी सिक्योरिटीज बोला जाता है। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करता है कंपनी, अपना इशॉप इशू करता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इशॉप का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये सब कुछ क्या होता है? सिक्योरिटीज होता है। मतलब कंपनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करके जो पैसे रेज करती है ना, अपने पास कैपिटल लाती है, उन सबको क्या बोलते हैं?
सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। सो सिक्योरिटीज आर अलॉटेड अगेंस्ट दोज एप्लीकेशंस दैट आर रिसीव्ड इन फुल एंड अकॉर्डेंस विद द एडवर्टीजमेंट इशूड। सर ये क्या लिखा? सिक्योरिटीज हम किनको अलॉट करेंगे? जो एप्लीकेशन फुल में करेंगे। जैसे मान लो आप किसी कंपनी का सिक्योरिटीज खरीदने के लिए, जैसे बच्चे आईपीओ आ रखा है, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, शायद कल ही खत्म हो गया, एसबीआई का एक आईपीओ आया हुआ था, मैं दिखा रहा हूं आपको, एक सेकंड समझाने के लिए, ठीक है। अभी आईपीओ आईपीओ आईपीओ, हाँ भाई, एसबीआई का फंड मैनेजमेंट का आईपीओ आया हुआ है। इसका एक शेयर का जो दाम होगा वो 545 से 574 के बीच होगा। एक लॉट अगर आप खरीदोगे तो इसमें 26 शेयर आपको मिलेंगे और आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,170 रुपये करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका आज भी डेट है, अभी भी अप्लाई हो सकता है। देखो यहाँ पर आ रहा है बच्चे, मेरा थोड़ा फ़ोन खराब हो गया, इसके लिए तुम लोग मेरे पे हंसना मत। देखो ये आ रहा है, अप्लाई फॉर आईपीओ, दिख रहा है ना। तो अगर आप ऐसे अप्लाई करोगे, इसमें समझ में आ रहा है ना, अगर ऐसे अप्लाई करोगे और फुल में अप्लाई करोगे, फुल मतलब एप्लीकेशन आधा किया और बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं, आपने फुल अप्लाई किया, पूरा पेमेंट कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया, तब इसको आपको शेयर कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटीज कंपनी आपको अलॉट करेगी। सिक्योरिटीज आर अलॉटेड अगेंस्ट दोज एप्लीकेशन, उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट सिक्योरिटीज कंपनी इशू करेगी जो फुल में रिसीव हुआ एप्लीकेशन और कंपनी के जो एडवर्टीजमेंट इशू किए गए थे कंपनी की तरफ से। जैसे एसबीआई फंड मैनेजमेंट अपना जो आईपीओ लेकर के आया, इसके लिए एडवर्टीजमेंट उसने इशू किया होगा, प्रोस्पेक्टस इशू किया होगा, तो उसके एडवर्टीजमेंट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर किसी ने एप्लीकेशन किया होगा, उनको ही सिक्योरिटीज मात्र दिया जाएगा, किसी भी अरे गहरे लोगों को नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लाइन में कोई जाके खड़ा हो जाएगा, जो एप्लीकेशन इन फुल करेगा और एप्लीकेशन एज अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस और एडवर्टीजमेंट्स ऑफ द कंपनी करेगा, उन्हीं को सिक्योरिटीज कंपनी क्या करेगी? अलॉट करेगी। क्लियर है? ये बात में कोई दिक्कत है आपका? अच्छा बच्चे देखो, ये अभी अभी ये सब्सक्राइब हो चुका है कितना? अभी ये सब्सक्राइब हो चुका 2.77x, मतलब 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका। आज आखिरी डेट है इसका, लास्ट डेट। देखो मेरे को भी कोई कोर्स वोर्स बिकेगा तो मैं भी आज इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपका पैसा रिफंड आ जाता है, ऐसा नहीं कि 1 रुपया भी आपका काटेगा। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पैसा आपका वापस आपके घर पे आ जाता है। क्लियर है? देखो बच्चे यहाँ पर, सच सिक्योरिटीज में बी लिस्टेड ऑन एन अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और फिर ये सिक्योरिटीज क्या होता है? एप्लीकेशन आने के बाद इंडिया के किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अपना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इसी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे ये क्या होता है? रजिस्टर हो जाता है। और फिर जैसे ये उस पर लिस्टेड हो जाता है, लिस्टेड हो जाता है, लिस्टेड होने का अभी लिस्टेड नहीं है, जब आईपीओ का पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा उसके 3 से 4 दिन के अंदर वह क्या होता है? लिस्टेड होता है। पहला दिन मतलब उसका ट्रेडिंग स्टार्ट होता है और ट्रेडिंग के समय अब कोई भी उसको खरीद सकता है। आईपीओ का मतलब हुआ कि आपने सबसे पहले अप्लाई किया, आपको वह शेयर मिल गया। अगर नहीं मिला तो जिस दिन उसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा उस दिन आप उसको कम दाम में या उस ज्यादा दाम में आप उसे खरीद सकते हो, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास होता है, तो ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखो बच्चे इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द कैपिटल, यानी इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसे होता है, सिक्योरिटीज कैसे अलॉट होता है, और अदर मैटर रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टस और अदर मैटर रिलेटेड टू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक जो मैं बोला इसमें कोई समस्या तो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को नहीं होगा ना। अब बात करते हैं बच्चे सेक्शन नंबर 23 का। सेक्शन नंबर 23 का प्रोस्पेक्टस का जो डेफिनेशन होता है ना, ये प्रिलिमिनरी जो चैप्टर है तुम लोगों का सिलेबस का पहला नंबर चैप्टर। प्रिलिमिनरी मतलब जिसमें सिर्फ डेफिनेशन दिए हुए हैं, सिर्फ डेफिनेशन दिए हुए हैं। प्रिलिमिनरी तुम लोग का हो गया ना, प्रिलिमिनरी दिया था करने के लिए प्रिलिमिनरी चैप्टर? अच्छा नहीं दिया था, अच्छा। प्रिलिमिनरी चैप्टर जो है ना उसमें डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस का दिया हुआ है। तो तुम लोगों को अगर आगे यहाँ पर डेफिनेशन प्रोस्पेक्टस का है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो सेक्शन 2 क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है, ठीक है। डिफाइन प्रोस्पेक्टस यहां भी रहेगा, ये देखो सेक्शन 2 क्लॉज 70 में प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन है, दिखाई दे रहा है ना।
प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इधर सब दिया हुआ है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, घबराने का कोई बात नहीं है। मैं लिखाऊंगा ना एकदम अच्छे से, देखो कितना अच्छा सजा के लिखा हुआ है, मतलब नहीं बनता है लिखा के टाइम बर्बाद करने का। ठीक है, अभी हम आते हैं, पहले तुम लोगों को ये सेक्शन 23 क्या है ये मैं समझाऊं। ठीक है ना, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, एकदम ध्यान से देखो, सेक्शन नंबर 23, सेक्शन नंबर 23। ये पेपर में, ये पेपर क्या सारे पेपर में आपको 70 अज्यूम करके ही पढ़ना स्टार्ट करना है, तब जाके आपका आराम से पासिंग मार्क्स आएगा। 50 सोच के नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखो बच्चे, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर किसको किया जाता है? पब्लिक एट लार्ज को। और प्राइवेट प्लेसमेंट किसको किया जाता है? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन को। किसको किया जाता है? सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइड पर्सन को। तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज। पब्लिक कंपनी क्या कर सकता है? सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही सिक्योरिटीज इशू कर सकता है। प्राइवेट कंपनी कर सकता है क्या? 1 पर्सन कंपनी कर सकता है क्या? आंसर इज नो, ये लोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कौन कर सकता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर सकता है। अच्छा, ये सिक्योरिटीज इशू करेंगे टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक ऑफर बोलते हैं। बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस गिवन इन सेक्शन 23 to 41 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कंपनीज एक्ट के सेक्शन 23 से लेकर के सेक्शन नंबर अगर आपको याद नहीं हो तो कोई हेडेक की बात नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, अ कंपनी में इशू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। बस इतना लिख दोगे तो भी आपको नंबर उतना ही मिलेगा। और सेक्शन अगर एग्जैक्ट याद है, आप दिल लगा के पढ़े हो तो सेक्शन नंबर लिख के आओ, नहीं तो नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि नहीं याद आ रहा है तो लिख दे रहे, याद नहीं यार 22 से सर शुरू करने बोले थे कि 23 से बोले थे शुरू करने, 25 से बोले थे, लिख देते 25 से 42 लिख देते हैं, 25 से 42 एग्जाम्स में नंबर मिलेगा। जो लाइन लिखे हो उसका भी मार्क्स कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आपको सेक्शन एग्जैक्ट याद है तो लिखना है, अदरवाइज सेक्शन नहीं लिख के एज पर प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लिख दो, आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने सोचा कि 23 से शुरू किए थे कि 25, चलो 25 लिख देते हैं, नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसलिए सेक्शन का तरीका मैं बता दे रहा हूं, एग्जैक्ट याद रहेगा तो लिखना है। तो कंपनी क्या करेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करता है, लेकिन इसके लिए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 23 से 41 के जितने भी प्रोविजंस है उसको कंप्लाई करता है। अच्छा, ये जितने भी प्रोविजंस होता है उसको कंप्लाई कराने के लिए ही कंपनी क्या करता है? अपने पास कंपनी सेक्रेटरी लोगों को अपॉइंट करता है। ये कंपनी सेक्रेटरी लोग जो है इनको अपॉइंट इसीलिए किया जाता है, ठीक है, कि भाई तुम लोगों को काम ही यही है कि हमारी कंपनी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हमारी कंपनी का कोई भी ऐसा कंपनीज एक्ट का प्रोविजन मिस ना हो जाए, इसके लिए हम तुमको अपॉइंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी में काम ही यही है कि कंपनीज एक्ट के जितने भी प्रोविजन है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब आपको मेंटेन करना, आपको देखना है। आप पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ के आए हो, ठीक है, यही काम है आपको। तो आप अगर मिसिंग करोगे तो फिर आपको क्या होगा? कंपनी का अगर मान लो आपके गलती से कंपनी के ऊपर अगर 10 लाख का, 15 लाख का, 25 लाख का, 2 करोड़ का, 25 करोड़ तक का पेनल्टी होता, अगर लग गया तो कंपनी क्या करेगा? आपको रखेगा काम पे कि अगले दिन हिसाब कर देगा? हिसाब कर देगा। इसीलिए जो बच्चे कंपनी सेक्रेटरी बन के ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनको अपने साथ कंपनी एक्ट का एक किताब रखना पड़ता है, हमेशा रखे रहते हैं, जब जैसा जरूरत निकाल के पढ़ लेंगे। ठीक है, याद तो नहीं रहेगा ना बाद में ये सारा, और बाद में बीच बीच में अमेंडमेंट भी आते रहता है तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चे, अ कंपनी में इशू प्रोस्पेक्टस थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 फॉलो करेगा, सेक्शन 23 से 41 पब्लिक ऑफर, और सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। एकदम क्लियर कट हिसाब है, इतना ही पढ़ना है इस चैप्टर में, बस खत्म। बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस गिवन इन सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट। इसके बाद है, अ पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू अ राइट इशू और अ बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। राइट इशू किनको दिया जाता है? जो हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट इशू दिया जाता है। यानी मान लो आप हमारे कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो, तो हमने अगर नया कोई शेयर हम लेकर के आ रहे हैं तो हम बाहर वाले को पहले ऑफर करेंगे ना अपने घर के लोगों को पहले ऑफर करेंगे? जो पहले से हमारे कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हमारे घर के लोग हैं
हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको हम पहले अधिकार देंगे इसको खरीदने का, इसको बोलते हैं राइट शेयर्स। और बोनस शेयर क्या होता है? जो कंपनी आपसे बिना कोई रुपया लिए डिविडेंड के बदले में आपको क्या देती है? आपको बोनस शेयर देती है, इसको बोलते हैं बोनस शेयर। ठीक है, एक्स्ट्रा शेयर आपके नाम पे बढ़ा देती है, उसको बोलते हैं बोनस शेयर। तो ये भी जो बोनस शेयर है ये पब्लिक कंपनी देती है। मे इशू सिक्योरिटीज थ्रू अ राइट इशू और अ बोनस इशू, और इसके लिए भी वह कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करता है। एंड इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी मतलब जो कंपनी लिस्ट हो चुकी है, या ऐसी कंपनी जो अपने सिक्योरिटीज को लिस्टेड कराने का इंटेंशन रखता है, अभी लिस्टेड हुआ नहीं है। जैसे कंपनी क्या है, वह अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कैसा है? अनलिस्टेड, लेकिन वह अपना आईपीओ लाने का बहुत ट्राई कर रहा है। ऐसा है ना, बहुत सारे कंपनी है जो पहले प्राइवेट कंपनी थे, फिर बाद में अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बने, फिर अब वो अपना आईपीओ ला करके सिक्योरिटीज मार्केट में उसे ट्रेड कराना चाहते हैं, लिस्टेड बनना चाहते हैं। तो उनको बोलते हैं कंपनी विच इंटेंड्स टू गेट इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड also with the provision of the सेबी 1992। अच्छा, जो सीएस वाले बच्चे हैं, तुम लोग तो सेबी पूरा पढ़ लिया अभी, ठीक है? तो सेबी का गाइडलाइंस भी पूरा फॉलो करना पड़ता है। मतलब आप सिर्फ कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस को फुलफिल कर देने से आपका काम नहीं हो जाएगा। कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस तो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे, आप चाहे लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, अगर आप आईपीओ लाने का इंटेंशन रखते हो। इसके अलावा अगर आप सिक्योरिटीज मार्केट में जैसे कदम रखते हो एज अ कंपनी, तो आपको सेबी के पूरे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के सारे प्रोविजंस आपको फुलफिल करने होते हैं। समझ में आ रहा ना? सीएस वाले बच्चे लोगों को पूरा सिक्योरिटीज लॉ में पढ़ा रखा हूं, समझ में आ रहा ना? पूरा सिक्योरिटीज लॉ ये सीए वाले बच्चे लोगों को, सीएमए वाले बच्चे लोगों को फाइनल में पढ़ने मिलेगा। सीएस वाले एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ लेते हैं, उनका सिलेबस बहुत है, लॉ ही लॉ है उनका। समझ में? लॉ से नहा लेते हैं ऐसे पूरा एकदम, इतना लॉ पढ़ना है कि देखो बच्चे। तो इनका क्या करना होगा? सेबी के एक्ट को भी फुलफिल करना होगा और उसके अंदर बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो करना होगा। ठीक है भाई? अब पब्लिक ऑफर जो आता है बच्चे, पब्लिक ऑफर दो तरीके से आ सकता है। पब्लिक ऑफर कैसे आ सकता है? दो तरीके से। मतलब जैसे मान लो एसबीआई कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मेरे बच्चों, एसबीआई कंपनी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई का पहले से सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सर फिर ये आईपीओ कैसे ला दिया? सेबी अपने दूसरे बिजनेस का आईपीओ ला रहा है। समझ में आ रहा है ना? एसबीआई का पहले से शेयर मार्केट में है, मैं आपको दिखा देता हूं अभी। अच्छा, खुल भी गया मार्केट, 9:15 में खुल, एकदम 9:15 में एकदम उठाया हूं मैं हाथ में। देखो किस्मत क्या है। ठीक है, देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं क्यों दिखा रहा हूं तुम लोगों को? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर देखो 1030 रुपये 10 पैसे पे चल रहा है अभी मार्केट में। 1030 रुपये 10 पैसे पे शेयर चल रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? अभी एकदम जस्ट ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ इसका, अभी 29 था 30 हो गया। तो ये ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना फिर से एक नया शेयर लेकर के मार्केट में अगर आ रहा है, तब उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या बोलेंगे? फर्दर पब्लिक ऑफर। और ऐसी कोई कंपनी जो पहली बार, एडुकुंज एकेडमी पहली बार अपना मान लो शेयर लेकर के मार्केट में आ रहा है पहली बार, तब वह कैसे लेकर के आएगा? आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, जो अपना एसबीआई फंड मैनेजमेंट, मतलब ये फंड मैनेज करेगा, ये अपना एसबीआई का ये एक मतलब वो कंपनी है जो ये बेचता है, एसबीआई का मतलब एसआईपी बेचता है। वो कंपनी अब अपना एसआईपी लेकर, अपना खुद का वो शेयर लेकर के मार्केट में आ रहा है। ठीक है, तो ये बोला जाएगा आईपीओ। पब्लिक ऑफर दो तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, और एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। अगर जैसे ही कोई आपको बोलेगा कि इस कंपनी का आईपीओ आया है, पैसे लगा दो, तो तुम लोगों को समझ जाना है कि ये कंपनी पहली बार मार्केट में आ रहा है। समझ में आ रहा ना? इसका ये पहला प्यार है, पहली बार आ रहा है मार्केट में। तो क्या करेगा? आपको उस कंपनी की बैकग्राउंड पूरी अच्छे तरीके से जांच करना है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है कि नहीं, तभी उसके आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और एफपीओ लेकर रिलायंस, अगर मान लो रिलायंस जियो का भी आईपीओ आने वाला है, लेकिन रिलायंस कंपनी पहले से ट्रेड कर रही है। अब जियो का आईपीओ आने वाला है, तो रिलायंस कंपनी तो बहुत मजबूत है। इसका जियो का जो ये आएगा आईपीओ आएगा, इसको खरीदने के लिए देश के लोग क्या हो जाएंगे? पूरा
बावरे हो जाएंगे, रास्ते पे घूमेंगे, पैसा कर्जा ले लेके खरीदेंगे, लोन ले लेके खरीदेंगे कि इसका शेयर मिल जाए तो अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि तुरंत मार्केट में जिस दिन लिस्टिंग होगा ना उसी दिन कम से कम वो 20% 25% का रिटर्न दे देगा, जिस दिन लिस्टेड होगा। मतलब आज तुमने 1 लाख रुपया लगाया और आज ही लिस्ट हुआ और आज 1,30,000 में बेच के निकल जाओ, 30,000 रुपया एक ही दिन में, समझ में आ रहा ना, एक्स्ट्रा कमा के निकल जाओ, मतलब उसका शेयर ऐसे ऐसे लिस्टेड होगा। क्लियर है? तो बच्चे ये क्या होता है, पब्लिक ऑफर कितने तरीके से कंपनी लाती है, बोलो? 2 तरीके से। कौन कौन सा? आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ, एफपीओ। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एफपीओ क्या है? फर्दर पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय अ कंपनी, और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ओएफएस भी लेकर आता है। ये क्या है? पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स आईपीओ और एफपीओ ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, टू द पब्लिक के लिए लाता है, और कौन लेकर आता है? बाय अ कंपनी। और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ओएफएस लेकर आता है टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है बच्चे? ये कंपनी लेकर नहीं आता है, यहां पर ध्यान से पढ़ो, यहां का लाइन अलग है और यहां से बातें अलग है, इसको थोड़ा सा अलग करके समझो। पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स क्या होता है? आईपीओ एंड एफपीओ ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। ये किसको ला कर दिया जाता है? पब्लिक के सामने, और कौन लेकर आता है? कंपनी। और ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज कौन लेकर आता है? टू द पब्लिक बाय एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। दोनों के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किए जाते हैं, यानी प्रोस्पेक्टस इशू करके जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ये लोग अपने सिक्योरिटीज को बेचने के लिए पब्लिक के सामने क्या लेकर आते हैं? ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे मान लो बच्चे, मैं कोल इंडिया का शेयर खरीद करके रखा हूं, समझ में आ रहा ना? अब मेरे को कोल इंडिया का शेयर बेचना है, तो मैं तो बहुत छोटा शेयर लेकर के रखा हूं, 50-100 शेयर लेकर रखा, लेकिन जो बड़े बड़े शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, जो मेन शेयर होल्डर्स हैं, इनको अपना एग्जिस्टिंग शेयर्स, जैसे जैसे कोल इंडिया में एलआईसी ने भी पैसे लगा के रखे, एलआईसी ने भी कोल इंडिया का शेयर खरीदा है। अब एलआईसी ने कोल इंडिया का शेयर खरीदा तो एलआईसी मेरे जैसे तो 10 शेयर 5 शेयर ऐसे नहीं खरीदता होगा, वह बहुत बड़ा इन्वेस्टर, एक 20% 25% हिस्सा लेके बैठा हुआ है उसका, तो वो क्या करेगा? वो अगर अपना शेयर बेचना चाहता है, वो अपना शेयर बेचना चाहता है, कौन? एलआईसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, वह बेचना चाहता है, पब्लिक में बेचना चाहता है, तो वह क्या लेकर आएगा? ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। समझ में आ रहा है ना? तो ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज लेकर के आएगा। आपको बच्चे क्या पढ़ना है? फर्दर पब्लिक ऑफर को हम लोग अल्सो नोन एज द फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं, और ओएफएस को हम लोग डिम्ड पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है ये, तो ये नाम भी याद रखना, ठीक है ना? अगर कोई तुमको बोल दे डिम्ड पब्लिक ऑफर, तो बोलना क्या हो, तो पहली बार सुन रहे, ऐसा नहीं, ओएफएस को ही बोलते हैं, ठीक है ना? या फॉलो अप पब्लिक ऑफर जो होता है, ये फॉलो अप पब्लिक ऑफर है, यानी कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वह अपना शेयर नया कैटेगरी का लेकर आती है, तब उसको क्या बोलते हैं? फॉलो अप पब्लिक शेयर बोलते हैं, और पहली बार लाएगा तो उसे आईपीओ बोलते हैं। अब देखो प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में क्या बोला है। एज पर सेक्शन, अभी तक हम लोग सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 पढ़ रहे थे, ठीक है? सेक्शन नंबर आपको याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेक्शन के अंदर का मैटर आपको अच्छे से दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो बहुत समस्या होगा, ठीक है? देखो बच्चे, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? अब प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, प्राइवेट कंपनी क्या करता है? सिक्योरिटीज इशू करता है। प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट इशू और बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्राइवेट कंपनी अपना राइट इशू दे सकता है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? इसका जवाब मैं पूछूंगा, अब तुम बताओ बच्चा। 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? 200, बस 200 हो सकते हैं, ठीक? तो उनमें से अगर कोई राइट शेयर्स अगर प्राइवेट कंपनी लेकर के आता है, तो पहले उन 200 मेंबर्स की 200 लोगों को बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं भी बुला के खड़ा कर देंगे। और रिलायंस जैसी, टाटा जैसी बड़ी कंपनी अपने सारे शेयर होल्डर को बुला सकता है क्या? लाखों की संख्या में इनके शेयर होल्डर्स हैं, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? अनलिमिटेड। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? 200।
समझ में आ रहा है ना? तो बच्चे ये क्या करता है, प्राइवेट कंपनी अपना अगर बोनस शेयर और राइट शेयर लेकर के आना चाहता है तो प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ, अपना सिक्योरिटीज वह इशू करता है प्राइवेट कंपनी, तो राइट इशू के तरीके से करता है या बोनस इशू के तरीके से करता है। फिर इसके बाद प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट। कोई अगर मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नया नया स्टार्ट किया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक नए तरह का प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में आया है, समझ में आ रहा है ना? वह कंपनी मतलब ग्रो कर रहा है, उसका प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, अब उसके ऊपर मान लो अडानी की नजर पड़ गई, समझ में आ रहा है ना? उसने देखा ये तो प्राइवेट कंपनी है, उधर से वो चला के ऑफर किया कि मैं तुम्हारे कंपनी में पैसे लगाना चाहता हूं, तुम्हारे इस स्टार्टअप में पैसे लगाना चाहता हूं। तो वो बोलेगा ठीक है, आप हमारे कंपनी में लगा दीजिए 150 करोड़ रुपए, हम बड़ा बिजनेस करेंगे और थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फॉरेन के मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो यहां पर प्राइवेट कंपनी अपना शेयर बेच दिया प्राइवेट प्लेसमेंट से, मतलब पब्लिक में ऐलान किया, क्या आओ मेरा शेयर खरीदो, मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, चुपके चुपके चोरी चोरी इधर दे दिया अडानी को अपना 30% शेयर और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट कंपनी अपना शेयर सिक्योरिटीज कैसे कैसे बेचता है, राइट इशू के तरीके से बेचता है, बोनस इशू के तरीके से बेचता है और प्राइवेट प्लेसमेंट से बेचता है। क्लियर है बात ना? कौन? प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मोड्स, समरी ऑफ मोड्स फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज। पब्लिक ऑफर इंक्लूडिंग आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, ये कौन लेकर के आता है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी ये ला सकता है? नो। प्राइवेट कंपनी कभी भी आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस लेकर, ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ओएफएस का मतलब क्या होता है? ऑफर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, ये पब्लिक कंपनी भी करता है और प्राइवेट कंपनी भी करता है, प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों करते हैं। भाई हमें अगर मान लो कोई बिना हल्ला गुल्ला किए और आसानी से अगर हमने उसको ये मौका दिया, अपने कंपनी का बिजनेस समझाया कि इतना हमारा कंपनी का बिजनेस है, ये हमारा पिछले 4 साल में ग्रोथ है, ये हमारी कंपनी का ऑडिटेड बैलेंस शीट है, ऑडिटेड बैलेंस शीट में तो सीए का सिग्नेचर लगा रहेगा, कोई भी ट्रस्ट कर लेगा। समझ में आ रहा ना? बात तो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुरंत उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा लोग को लगेगा कि नहीं, इस बिजनेस में मान लो प्रोस्पेक्ट है, तो वह तुरंत आपके कंपनी में क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हम लोगों को अगर किसी कंपनी का शेयर खरीदना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? इंतजार करते हैं, ये कंपनी मार्केट में ट्रेड होगी तब हमारे को प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर मिलेगा। मिलेगा? हम इतने बड़े इन्वेस्टर ही नहीं, अपने पास तो 1000, 2000, 5000 रुपए होते हैं। ये किसके पास जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट में इन्वेस्ट करने का? फॉरेन का कोई इन्वेस्टर बड़ा है, जैसे मान लो एलन मस्क, इंडिया की कोई कंपनी है, मान लो अपना 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा है, 2 व्हीलर बना रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक बना रहा है, और अच्छा उसका ग्रोथ है, मतलब उसने इतना स्ट्रांग सब कुछ बनाया है कि उसमें प्रोस्पेक्ट दिख रहा है। एलन मस्क को उसने ऑफर किया, आइए एक बार भारत आइए, हमारा बाइक चलाइए। उसने चलाया, बोला प्रोडक्ट अच्छा है, आप पूरे एशिया में बेच सकते हो। एशिया की आबादी कितनी है? हम लोग ही 150 करोड़ है। चाइना को इंडिया को मिला दो तो पूरा दुनिया ही है। समझ में आ रहा है ना? तो ये चाइना में भी बिक सकता है, बाकी एशिया के देश में भी बिक सकता है। तो लगा दो इसमें पैसे, वो लगा सकता है। आपका बिजनेस मजबूत होगा तो इन्वेस्टर आपके लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस मजबूत होना पड़ेगा। पता चला बिजनेस में झूठा झूठा आपने सब बोल के रखा हुआ है, ऐसे कर देंगे ना, उनके पूरी टीम आके इन्वेस्टिगेट करती है, सब कुछ देखने के बाद वो पैसे लगाते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। आपको इसके लिए आईपीओ लाना, लिस्टिंग करना, ये सब जरूरी नहीं है, सस्ते में काम हो जाता है। आपने फोन घुमाया, बोला इन्वेस्ट कर दिया, हो गया काम। यहां पर राइट इश्यू और बोनस इश्यू कौन कौन लाता है? पब्लिक कंपनी भी लाता है और प्राइवेट कंपनी भी लाता है। और कंप्लायंस विद सेबी रूल्स एंड रेगुलेशन, सेबी का रूल्स रेगुलेशन प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करना है क्या? नहीं। तो आपको अगर मान लो कल को तुम लोग जॉब करना चाहेगा तो प्राइवेट कंपनी में आपके प्रोस्पेक्ट ज्यादा होंगे, भविष्य ज्यादा दिखेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? पूछ रहा हूं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट वाला तो एसबीआई का गाइडलाइन से नहीं फॉलो करता है, वो एक ही कंपनी सेक्रेटरी रखेगा तो उसका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा तो उसको भर भर के रखना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इन लोग को सेबी का रूल्स रेगुलेशन भी फुलफिल करना होता है और साथ में कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को भी कंप्लाई करना होता है, आरबीआई के गाइडलाइंस को भी फुलफिल करना होता है अगर वो फॉरेन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो ये सारे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। अब देखो बच्चे यहाँ पर ये वही चीज को इशू ऑफ सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी भी करती है, प्राइवेट कंपनी भी करती है। प्राइवेट कंपनी कैसे कैसे करती है, राइट इशू, बोनस इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, तीन ही तरीका है। और पब्लिक कंपनी कैसे करती है, प्रोस्पेक्टस या पब्लिक ऑफर, आईपीओ लाके, एफपीओ लाके या ओएफएस लाके। ये प्राइवेट प्लेसमेंट भी करते हैं, ये राइट इशू भी करते हैं, ये बोनस इशू भी करते हैं, सब काम करते हैं। देखो इनके चारों में क्या लिखा हुआ था, यस ये सब करते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी सिक्योरिटीज का मतलब भी लिख दिया, देखो तुम लोग का कितना अच्छा किस्मत है, हमने तो ऐसे बोल दिया था। अच्छा ये जो सिक्रा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, बच्चे जिन लोगों सीएस वाले बच्चे जो मेरे सामने बैठे हुए एग्जाम दे करके, ये मैंने तुम लोगों को एक्ट पढ़ाया है क्या, बोलते नहीं हो, मैंने ये साक्षी बोलो, हाँ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, ये सीए और सीएमए वाले बच्चों को फाइनल में पढ़ने मिलेगा, लेकिन ये लोग पढ़ लिया लो एग्जीक्यूटिव में, इंटरमीडिएट में, समझ में आ रहा है ना। सिक्रा, इसको क्या बोलते हैं, सिक्रा, SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये देखो इसमें सिक्योरिटीज का मीनिंग लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 81 ऑफ द टर्म सिक्योरिटीज मीन्स द सिक्योरिटीज एज डिफाइंड इन क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन नहीं है, ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है क्या, नहीं, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 81 में दिया हुआ है और इसको डिफाइन किया गया है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज H में सिक्योरिटीज का डेफिनेशन। आपको सेक्शन नंबर भैया याद नहीं रखना है, आपके एग्जाम्स में अगर आ जाए तो क्या लिखोगे, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स, बस यहां से शुरू कर देना, ऊपर का समझ जाना कि हम कभी पढ़े ही नहीं थे इस जीवन में, ठीक है, यहीं से लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे आपके। सिक्योरिटीज इंक्लूड, सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, शेयर्स भी आता है, स्क्रिप्ट्स भी आता है, स्टॉक भी आता है, बॉन्ड भी आता है, डिवेंचर्स भी आता है, डिवेंचर स्टॉक भी आता है, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज मतलब अदर कोई भी मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट जिसको बेच करके कंपनी फंड रेज कर सकता है, और अ लाइक नेचर इन और एन और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी मतलब रजिस्टर्ड कंपनी, और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये सभी बॉडी कॉर्पोरेट के होते हैं, शेयर, स्क्रिप्ट्स, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक, ये सब कुछ सिक्योरिटीज बोले जाते हैं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स इसका क्लॉज नंबर, ये देखो ये सेक्शन 2 क्लॉज H, और ये है तुम्हारा सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 1A, सब क्लॉज 1B, सब क्लॉज 1C, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये याद रखना नहीं है, आप ऐसे बुलेट मार्किंग देख के लिख के निकल जाना पतली गली से, ठीक है, ऐसे आपको याद रखने का, ये याद थोड़ा रहेगा एग्जाम तक, इतना इतना याद थोड़ा रहेगा एग्जाम तक, नहीं रहेगा, समझ में आ रहा ना। तो आपको बस ये लिखना, डेरिवेटिव्स आएगा इसमें, यूनिट्स ऑफ एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और इन्वेस्टर टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम। देखो ये क्या है, यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, कोई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वह अपनी यूनिट्स बेचता है। जैसे आप SIP में पैसे लगाते हो तो आप क्या खरीदते हो, SIP में म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत सारे कंपनियों का शेयर को एक जगह पे मिला करके एक फंड बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड, समझ में आ रहा है ना। म्यूचुअल फंड वाली कंपनी क्या होता है, तुमसे पैसे लेके और आपके पैसे को एक जगह पे नहीं, कई सारे अलग अलग कंपनियों के शेयर में लगाते हैं, वो भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो उनके जब यूनिट्स आप खरीदते हो तो वह भी क्या बोला जाता है, सिक्योरिटीज बोला जाता है। मतलब आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज ही खरीद रहे हो, ठीक है। उसके बाद से देखो यहां पे लिखा भी है सिक्योरिटीज रिसिप्ट, सिक्योरिटीज रिसिप्ट, ठीक है, इतना याद रखोगे। या यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड टू द इन्वेस्टर्स अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम, ये सभी सिक्योरिटीज कंसीडर किए जाते हैं। सभी क्या होते हैं, गवर्नमेंट अपनी कोई सिक्योरिटीज अगर बेचती है, भारत सरकार
समझ में आ रहा है ना? तो इसका भी गवर्नमेंट भी फंड रेज करता है, गवर्नमेंट अपना बॉन्ड बेचता है, गोल्ड फंड बेचता है, अपना गवर्नमेंट क्या करता है, अपना मतलब आरबीआई के यूनिट्स बेचता है, आरबीआई के बॉन्ड बेचता है। तो ये सभी कुछ गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज कंसिडर किया जाता है। फिर सच अदर इंस्ट्रूमेंट एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज, कोई भी दूसरा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देता है कि ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इन्वेस्टर चाहे तो पैसे लगा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो उसको भी सिक्योरिटीज कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है भाई, तुम समझ पा रहे हो ना? ओके। और राइट और इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटीज, या सिक्योरिटीज में किसी तरह का अधिकार और इंटरेस्ट जो होता है, ये भी सिक्योरिटीज कंसिडर किया जाता है। तो सिक्योरिटीज का ये डेफिनेशन है, बट कि ये लिखने आने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है भाई, ये सिक्योरिटीज का डेफिनेशन है। अब देखो बच्चे क्या होता है। कंपनी को बिजनेस करना और भी, कॉर्पोरेट लोगों को बिजनेस करना और भी क्या हो जाए, आसान हो जाए। कॉर्पोरेट समझते हो ना, सारे कंपनीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उन सबको कॉर्पोरेट बोलते हैं। जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बोलते हैं। क्लियर है? तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, इन सभी लोगों को बिजनेस करना ऑन आसान हो जाए, इसके लिए सेक्शन 23 में सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 भी इंसर्ट कर दिए गए, मतलब डाल दिए गए। अभी ऊपर में हम लोग कौन कौन से सेक्शन स्टडी किए हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 स्टडी किए हैं, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 स्टडी किए हैं, और अभी हम लोगों को कौन सा स्टडी करना है, सेक्शन 3 और 4। ये कंपनी का बिजनेस करना और भी आसान हो जाए, इसके लिए ये 2 सेक्शन और इंसर्ट कर दिया गया। ये क्या होता है, प्रायर टू द अबव अमेंडमेंट, यानी ये अमेंडमेंट आने से पहले इंडियन कंपनीज कुड एक्सेस टू द ओवरसीज इक्विटी मार्केट ओनली थ्रू डिपोजिटरी रिसिप्ट। डिपोजिटरी रिसिप्ट यानी अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, और बाय लिस्टिंग देयर डेप्ट सिक्योरिटीज सच एज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, मसाला बॉन्ड एक्सेट्रा ऑन फॉरेन मार्केट। सर क्या क्या बोल के हम निकल गए, क्या क्या सब गंदा गंदा बात बोल दिए सर। ठीक है ना, ये सब क्या बोले, हम लोगों को कुछ समझ नहीं है, अभी फिर से बोलिए, समझाइए। ठीक है, ये सेक्शन 23 और सेक्शन 24 किस लिए लाया गया, बिजनेस कॉर्पोरेट्स लोगों के लिए बिजनेस और क्या हो जाए, आसान हो जाए, इसके लिए लाया गया। इसके आने से पहले, यानी ये दो जो मैंने सबसेक्शन बताया, सेक्शन 23 और सबसेक्शन 3 और सेक्शन 23 सबसेक्शन 4, इसके आने से पहले इंडियन कंपनी को, मान लो कोई भारत का कंपनी है और उसे अगर मान लो फॉरेन में पैसे लगाने हैं, फॉरेन के किसी कंपनी में, गूगल में मान लो पैसे लगाने हैं, तो वह कैसे लगाएगा? एक कंपनी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि पब्लिक ही खरीदता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो कैसे करेगा ये? फॉरेन के कंपनी में अगर उसे करना होगा तो इसके लिए एडीआर होता है और जीडीआर होता है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट। जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट और एडीआर मतलब अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अभी बात करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, फिर डिटेल में भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी हम लिखाएंगे आपको, समझा समझा करके, जहां लिखाने की जरूरत पड़ेगी वो सारा मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, तुम लोगों को कुछ हेडेक नहीं लेना, सारा हमारा हेडेक है। फ्रॉम द अबव, प्रायर टू द अबव अमेंडमेंट, मतलब सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 आने से पहले क्या होता था, इंडियन कंपनीज कुड एसेस द ओवरसीज, ओवरसीज मतलब फॉरेन इक्विटी मार्केट। पहले इंडियन कंपनी फॉरेन इक्विटी मार्केट को एक्सेस कर सकते थे, यानी फॉरेन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, सिर्फ ओनली थ्रू डिपोजिटरी रिसिप्ट। सिर्फ कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, डिपोजिटरी रिसिप्ट के थ्रू। अच्छा, डिपोजिटरी रिसिप्ट भी चैप्टर ये लो पढ़ा हुआ है ना, डिपोजिटरी रिसिप्ट चैप्टर का नाम है सिक्योरिटीज लॉ में, समझ में आ रहा ना? तो इसके लिए डिपोजिटरी रिसिप्ट के क्या क्या नाम है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, और बाय लिस्टिंग विद द डेप्ट सिक्योरिटीज, जैसे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, आपको अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदना होता था या मसाला बॉन्ड खरीदना होता था, ये सब परचेज करके इंडियन कंपनी फॉरेन के मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता था पहले। लेकिन क्या हुआ फिर उसके बाद से, सिंस मोर एंड मोर बिजनेसेस आर गोइंग ग्लोबल, अभी सारे बिजनेस क्या होते जा रहे हैं, ग्लोबल होते जा रहे हैं। सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को लेके फॉरेन तक जाना चाहता है,
समझ में आ रहा है ना। फॉरेन तक जाना चाहता है कि हमारा ग्लोबल मार्केट बने। एक मार्केट में आप बेच के हमेशा तो बिजनेस नहीं कर सकते हो, आपको दूसरे मार्केट में भी जाने होंगे, ठीक है। सो कैपिटल रेज्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इज कॉस्ट इफेक्टिव, hence section 23 subsection 3 were inserted to open way of overseas direct listing for notified class of public companies by allowing them to issue notified securities for the purpose of listing on permitted stock exchange in permissible foreign jurisdictions or such other jurisdictions as may be prescribed। ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 क्यों आया? भारत की कोई कंपनी अगर जाकर के फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, या वहां की कंपनी आकर के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। यहां पे इसके लिए ये लाया गया। देखो ये क्या है, फिर से इस बात को समझोगे, ये एक ही लाइन है, कहीं बीच में ब्रेकर नहीं है, तो कोशिश करो। अभी क्या हुआ, हम अगर ग्लोबल बिजनेस कर रहे हैं, इंडिया से फंड रेज करना, मान लो हम भारत से फंड रेज करें, इंडिया से कंपनी है, हमें यहां पर रिटर्न देना पड़ रहा है इनको 12%, 13%, 15%, और फॉरेन से अगर इसी फंड को अगर हम रेज करेंगे तो वह हमारे लिए कंपनी के हिसाब से कॉस्ट इफेक्टिव होगा। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब थोड़ा सस्ता लोन पड़ेगा, सस्ता फंड पड़ेगा। आपको बिजनेस बड़ा करना है तो फंड रेज करना पड़ेगा। फंड रेज करोगे तो कहां से आप पैसे लेना पसंद करोगे? तुम मुझे बताओगे इंद्रोनील, अगर मान लो तुमको इससे पैसे मिल रहे हैं 12% के ब्याज पे और मेरे से मिल रहे हैं 8% के ब्याज पे, तो तुम पैसा किससे लोगे? मेरे से लेगा। जहां से कॉस्ट इफेक्टिव होगा वहीं से पैसा लेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर बोला, सिंस मोर एंड मोर बिजनेसेस आर गोइंग ग्लोबल एंड कैपिटल रेज्ड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द बॉर्डर मतलब विदेशों से, इज कॉस्ट इफेक्टिव, हेंस सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, यहां से ध्यान से सुनना, वेयर इंसर्टेड, ये नया अमेंडमेंट लाया गया कंपनीज एक्ट में, हमारे देश के कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट 2013 अमेरिका में नहीं चलता, हमारे देश का ये एक्ट है, हमारे देश में बस चलता है, ठीक है। ये नहीं कि जाके उधर भी यहीं अप्लाई कर देंगे, जाके वहां भी बीजेपी पार्टी ऑफिस खोल देंगे, ऐसा नहीं चल बे। समझ में आ रहा ना? हमारे देश का कानून है, सिर्फ हमारे देश में ही अप्लाई होगा, ठीक है। सो वेयर इंसर्टेड टू ओपन वे ऑफ ओवरसीज डायरेक्ट लिस्टिंग फॉर नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज। कुछ सारे लोग नहीं जाएंगे, नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देख लो, नोटिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनी, कुछ नोटिफाइड कंपनी ऐसा कर सकेगी बाय अलाउिंग देम, और उनको अलाउ किया जा रहा है, गवर्नमेंट हमारे देश का अलाउ कर रहे हैं उनको, टू इशू नोटिफाइड सिक्योरिटीज। आप मतलब कुछ नोटिफाइड सेलेक्टेड सिक्योरिटीज इश्यूज करो फॉर द पर्पस ऑफ लिस्टिंग ऑन परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज इन परमिसेबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस। यानी भारत की कंपनी नोटिफाइड कुछ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने कुछ नोटिफाइड सिक्योरिटीज को लेकर के और फॉरेन के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जाकर के अपने आप को लिस्टेड करा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे हमारे देश की कोई मान लो बड़ी कंपनी है, से फॉर एग्जांपल आप समझ लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये तो बड़ा कंपनी है इंडिया का, छोटा मोटा कंपनी है नहीं। ये जाकर के अगर मान लो फॉरेन का, मान लो इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज में भी ये ट्रेड हो रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? वहां से भी फंड रेज करके ला रहा है। यूरोपियन मार्केट में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी ये जाकर के अपना शेयर्स इशू कर रहा है, वहां के लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो इसके लिए ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 को क्या किया गया, इंसर्ट किया गया। सारे लोग चले जाएंगे कि कुछ नोटिफाइड क्लास ऑफ कंपनी जाएगी, नोटिफाइड क्लास ऑफ कंपनी जाएगी इंडिया की, नोटिफाइड सिक्योरिटीज इशू करेंगे ताकि परमिटेड, अच्छा पाकिस्तान में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज में भी इंडिया की कंपनी रजिस्टर होगी, चलेगा? नहीं। बोला है ना यहाँ पर परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब भारत सरकार परमिशन दिया है कि आप अपनी लिस्टिंग बस इस देश के स्टॉक एक्सचेंज में ही कर सकते हो, यानी कि हम लाहौर में भी इशू कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? तो सिर्फ आपको परमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में ही करना है, जो कि भारत सरकार ने हमें परमिशन दिया सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, इन परमिसेबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस और सच अदर जुरिस्डिक्शंस, मतलब फॉरेन के एरिया में, मतलब कौन कौन से देश में आपको करना है, ये लाया गया बच्चे, ठीक है। फिर देखो ये ब्लू वाला लाइन को बाद में बात करते हैं। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 क्या है? इसके ऊपर एमसीक्यू भी है बच्चे, बट बताएंगे कैसे होता है एमसीक्यू क्या है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 क्यों इंसर्ट किया गया? ये दोनों नए सेक्शन इंसर्ट किए गए, सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 23 सबसेक्शन 4।
ये पूरा स्टोरी की तरह है, मतलब ये पूरी कहानी है, आपको ठीक से समझना है। तुम लोग अगर ठीक से इस सब्जेक्ट को समझ गया और थोड़ा सा इंग्लिश अगर आपको आता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये सब पढ़ते हो ना, वो सब बेकार है एकदम। समझ में आ रहा ना, ये पानी है एकदम। कंपनीज एक्ट ये सब लॉ समझना आपके लिए। देखो सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट इंपावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसको पावर देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट टू एग्जेम्प्ट एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज फ्रॉम कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 में क्या है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। और चैप्टर 4 में क्या है? ये चैप्टर सिलेबस का चैप्टर नहीं, कंपनीज एक्ट का चैप्टर। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सेक्शन 89 यानी डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। सेक्शन 90 और सेक्शन 127 पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड ऑफ द एक्ट बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। अब देखो, अब तुम लोग बोलते रहते हो ना कि ये देखो सपोर्ट कर रहा है अडानी को मोदी जी, अडानी जी को मोदी जी सपोर्ट करते रहता है। ऐसे भाई कानून ही ये लोग बनाते हैं बैठ करके। पार्लियामेंट में कौन बनाता है कानून? अभी 20 तारीख को पार्लियामेंट फिर स्टार्ट होने वाला है, समझ में आ रहा ना, फिर नया कानून कुछ लेकर के आएंगे। तो ये कानून बना करके क्या किया गया? कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी को एग्जम्प्ट कर दिया गया। अच्छा मान लो आपको 6 पेपर के एग्जाम देने हैं, सीए इंटर वाले बच्चों को। अगर आपको मैं बोल दूं कि देखो बच्चे तुम लोगों को ना एडवांस्ड अकाउंटिंग का और ऑडिट का एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा तुम लोगों को कि ये खराब लगेगा? हमको इतना बता दो। अच्छा ही लगेगा, ठीक है बच्चे, अच्छा ही लगेगा, ठीक है। देखो बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं कुछ माफीनामा करा दूं, जैसे ये कंपनी सेक्रेटरी वाले बच्चे लोगों को बोल दो तुम लोग को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफएम का एग्जाम नहीं देना है, समझ में आ रहा है ना? सीएमए वालों का 8 पेपर होता है, उनको बोल दो तुम लोग को 3 पेपर देना ही नहीं, ऐसे ही तुम लोग 3 पेपर पास। अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? अच्छा ही लगेगा। तो ऐसे कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज है जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये भारत सरकार को पावर देके रखा है कि आप चाहो तो कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को ये सारे ना चैप्टर कंपनीज एक्ट के और ये सारे सेक्शन को फॉलो करने से माफ कर सकते हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर किसको माफ करेगा? समझ गए हमारे बात को? जिसको जिसको वह चाहेगा उसको उसको माफ करेगा, जिसको टारगेट करना होगा उसको माफ नहीं करेगा। पूरी बात क्लियर हो गई? देखो क्या क्या है इसमें, क्या क्या सर माफी मिल जाएगा इनको, देखो ये पढ़ लो। चैप्टर 3 में प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी आपको प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने से छूट मिल जाएगा। फिर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ये चैप्टर का नाम है तुम लोगों का एक तो, जो चैप्टर 4 में तुम लोग मतलब ये कंपनीज एक्ट का भी चैप्टर है और आपके सिलेबस का भी चैप्टर है। शेयर कैपिटल ये लो पढ़ लिया है लो। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स से रिलेटेड आपको प्रोविजंस फुलफिल नहीं करने होंगे। फिर डिक्लेरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर, ये सारे सेक्शंस को आपको क्या मिल जाएगा? नोटिफिकेशन निकालेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा ये नोटिफिकेशन कहां पे निकालता है? एक्स पे या ट्विटर पे, फेसबुक पे? ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल गैजेट्स में निकलता है, भारत सरकार का वो राजपत्र बोला जाता है, उसमें निकलता है। और उसमें एक नोटिफिकेशन निकाल करके और बोल देगा ये क्लासेस की कंपनी जो ये बिजनेस कर रहा है उनके लिए ये सेक्शन क्या हो गया? एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उनके लिए ये एग्जम्प्ट हो गया। जाओ तो अच्छा हमारे देश के कितने लोगों को ये सेक्शन वेक्शन आता है पहले बता दो? सबको आता है क्या? क्या क्या आ रहा है? आधा तो राजनेता लोगों को नहीं आता ये क्या है सेक्शन, समझ में आ रहा ना? आधा क्या मतलब हमको लग रहा है कि 90% को नहीं आता होगा। 10% जो सीए वे बन के वो अंदर बैठे हुए मंत्रालय में थोड़ा अच्छे कॉमर्स वॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, आधा को तो नहीं पता है क्या है। कुछ भी नोटिफिकेशन निकाल के एग्जम्प्ट कर दिया। जाओ वो मोदी जी बोले देखो मेरा ये भाई है अडानी भाई, 4-5 और मेरा भाई है लोग, इन लोगों का कंपनी को थोड़ा माफ करवा दो। ऑफिसर लोगों को बोलेंगे, फिर वो लोग कर देगा, बोलेगा ये नोटिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज है, एग्जम्प्ट, खत्म कहानी। सब खेल समझ रहे हो ना तुम लोग? एक्ट में ही दिया हुआ है पावर। अच्छा ये पावर है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोले हम। ठीक है, देखो तो ये तुम लोग ये पूरा सेक्शन में क्या पढ़े हो वही बात यहाँ लिखा हुआ है दोबारा से, तो तुम लोग ये बाड़ी में खुद पढ़ोगे। ठीक है, देखो एमसीक्यू क्या दिया हुआ। अच्छा एमसीक्यू बच्चे, और ये क्या बोला है, ये जितना एग्जाम्शन होगा ना, एंड अ कॉपी ऑफ एवरी सच नोटिफिकेशन सेल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज इशूड बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जैसे ये नोटिफिकेशन निकालेगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्लासेस ऑफ कंपनीज को एग्जम्प्ट करेगा, जो सेक्शन मैंने ऊपर पढ़ाया, तो इसकी कॉपी ले जाकर के पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा में इसको क्या करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनको इनको किया गया है। अब पावर जिसका है वहां पर उन्हीं के लोग ज्यादा आवाज करेंगे, ये फॉर्मेलिटी है दिखाना, समझ में आ रहा ना, काम तो पहले हो चुका है, अब दिखाए ना दिखाए क्या ही फर्क पड़ता है, फॉर्मेलिटी है मतलब दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा अब देखो आपके एग्जाम्स में बच्चे सीएस वाले बच्चों का एमसीक्यू नहीं आता, बहुत दुख के साथ उनके लिए मेरे को बोलना पड़ रहा है, लेकिन सीए और सीएमए वाले बच्चों का एमसीक्यू एग्जाम्स में रहता है, और एक एमसीक्यू 2-2 नंबर का रहता है, 2 नंबर का। अगर आप अपने एग्जाम्स को पास करना चाहते हो तो आपको 15 एमसीक्यू में से अगर आपने 13 या 12 सही कर दिया तो 24 या 26 नंबर लेके आप अपना पेपर का 50 नंबर पासिंग होता, आधा एग्जाम्स आप एमसीक्यू से पास कर जाओगे। बचा आधा एग्जाम्स, 70 नंबर बचेगा, 70 लिख के 25 अगर नहीं आया या 30 नहीं आया तो तुरंत हावड़ा ब्रिज जाना चाहिए आपको, आराम से आ जाएगा, थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन भी आपने सही लिख दिया तो पास कर जाओगे। समझ में आ रहा है ना, 3 क्वेश्चन, तो एग्जाम पास करना बहुत आसान है। सीएस वाले बच्चों का नहीं आता है एमसीक्यू, उनको बहुत पढ़ना होता है, और उनका टफेस्ट पेपर अगर ग्रुप 1 में होता है तो वह सिर्फ कंपनी लॉ है, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एफएम भी उतना टफ नहीं है, उसमें का तो क्वेश्चन हम मार्क कर देंगे, वो आ जाएगा एग्जाम में, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको कंपनी लॉ बहुत मेहनत से सीएस वाले बच्चों को पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छा बच्चे चलो अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटीज फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 23। देखो अभी सिक्योरिटीज का तुम लोग डेफिनेशन पढ़े हो ना, सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पढ़े हो, तो उसमें से बोला है कि इनमें से सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग कौन सा सिक्योरिटीज है, यूलिप है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा नंबर ऑप्शन है एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग मोर्टगेज डेप्ट, और तीसरा है एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग मोर्टगेज डेप्ट, और तीसरा है सिक्योरिटीज इशूड बाय NARL, मतलब नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड। अब इसमें आपको ऑप्शन दिया है ये, फिर बोला है बी में 1 और 2, 1 तो होगा नहीं, 1 तो होगा ही नहीं, यूलिप है वह, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, और तीसरा होगा एक्शनेबल क्लेम रिगार्डिंग मोर्टगेज डेप्ट, डेप्ट के रिगार्डिंग जो आपको यूनिट इशू किए गए हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, सिक्योरिटीज होगा, और नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड का जो सिक्योरिटीज होगा ये भी सिक्योरिटीज होगा। तो आपके लिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सिक्योरिटीज रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 क्लॉज H में आपने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ा था, ऊपर पढ़ाए थे जो डेफिनेशन सिक्योरिटीज का, वो इसी के अंडर लिखा हुआ था। सर ये सब कहाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर से दिखा दो सर, दिख रहा है यहाँ पर आपको, ये है, यहीं पर ये डेफिनेशन है, इसी में से निकाल के दिया। मोर्टगेज डेप्ट दिख रहा है, मोर्टगेज डेप्ट का अगर कोई सर्टिफिकेट इशूज किया गया है या यूनिट इशू किया गया है तो ये आपका डेफिनेशन में आएगा, ये सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है निकाल करके। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता है सिक्योरिटीज, ये क्या होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाली कंपनी आपको क्या बोलती है कि आप यूलिप वाला कभी भी तुम लोग पैसा कमाना, हम तुम लोग आज बता दे रहे, कसम दे दे रहे हैं, हाथ रखो ऐसे आगे बढ़ा के कसम खा लो, यूलिप में इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है ना, यूलिप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो बच्चे आपका पैसा पानी हो जाएगा, उससे अच्छा एफडी में पैसे रख देना, मतलब बहुत बेकार रिटर्न है, 5% का रिटर्न देता है, बस ये बोलता है लोग कि बहुत रिटर्न देगा, आपको दिखाएगा, ऐड आता है देखोगे बहुत सारा कि आप अगर आप पैसे लगाए होते 20 साल पहले तो आज इतना करोड़ रुपया बन गया होता, वही आप दूसरे जगह इन्वेस्ट करोगे तो और भी ज्यादा बनेगा। यूलिप में अच्छा रिटर्न है, 5-6% का रिटर्न है, ठीक है,
7% ज़्यादा से ज़्यादा, उतना तो मम्मी पापा तब तक सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, उनके नाम पे पैसा लगा दो पोस्ट ऑफिस में, उससे ज़्यादा रिटर्न दे देगा। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन नंबर 24 में। सेक्शन नंबर 24 ये क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 24 हम लोगों को देखो बच्चे, यहां पे रेगुलेशन ऑफ इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। रेगुलेशन ऑफ इश्यूज, इशू मतलब जो आप पब्लिक इश्यूज लेकर के आते हो और प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आते हो, उसके लिए रेगुलेशन, और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के लिए रेगुलेशन सेक्शन नंबर 24 ऑफ द कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। देखो बच्चे, सेबी का, आप सेबी का गाइडलाइंस बिना फॉलो किए अपने सिक्योरिटीज का इशू लेकर मार्केट में आ सकते हो क्या? नहीं, आपको सेबी के गाइडलाइंस फुलफिल करने होंगे। सेबी को बनाया ही गया है, सेबी भी आता है कौन सा? सेबी कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। समझ में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो ये सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज empowered to administer those provisions under chapter 3 and chapter 4 of the act मतलब company act, which is pertain to issue and transfer of securities and non-payment of dividend by listed companies or those companies which intend to get their securities listed on any recognized stock exchange in India by making regulation in this behalf। यानी कंपनीज एक्ट का चैप्टर 3 और कंपनीज एक्ट का चैप्टर 4 के ये सारे मैटर्स जो है, जो ब्लैक बोल्ड में लिखे गए हैं, सारे मैटर में से भी आपका डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। कंपनीज एक्ट के चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के जो मैटर इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से रिलेटेड है, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड है, या कोई लिस्टेड कंपनी जो अपना सिक्योरिटीज लेकर आई है या लेकर आना चाहती है, उनसे रिलेटेड मैटर से सेबी सिर्फ इसी रिलेटेड मैटर में सेबी क्या करता है? अपना पावर दिखाता है। बाकी सेबी आपको हर समय डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। देखो क्या यहां पे बच्चे फिर से आपको दिया है, ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? हु इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट? सेबी। ये तो पढ़े हो तुम लोग, सेबी रेगुलेटर है, सेबी। The power is conferred upon Securities and Exchange Board of India under chapter this of SEBI Act 1992। अब ये बस पढ़ने का है, आपको सेबी एक्ट तो पढ़ना नहीं है सारे लोगों को, समझ में आ रहा है ना? ये सेबी एक्ट का सेक्शन है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट में वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, पढ़ के बताओ। द पावर टू एडमिनिस्टर द मैटर पर्टेनिंग टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय लिस्टेड कंपनी वेस्टेड विद द सेबी। कंपनी अपना, लिस्टेड कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगा यानी रीपेमेंट करेगा, इससे रिलेटेड मैटर को एडमिनिस्टर करने का पावर सेबी के पास है क्या? नहीं है, कंपनीज एक्ट के पास है। समझ में आ रहा है ना? सेबी मैंने यहां पे पढ़ाया कि सेबी इशू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिलेटेड मैटर में भी बात करता है? नहीं, वो बात करता है इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के मैटर में। वह बात करता है अगर डिविडेंड का पेमेंट कोई लिस्टेड कंपनी नहीं किया है, डिविडेंड पेमेंट करने का उसका जरूरी है। आप लिस्टेड कंपनी हो, आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हो पब्लिक से अपना शेयर इशू करके, और यही बोल करके ले रहे हो कि हम आपके पैसे के ऊपर आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देंगे, डिविडेंड के फॉर्म में देंगे, और फिर आप डिविडेंड का नॉन पेमेंट करते हो, तो सेबी आके खड़ा हो जाएगा, बोलेगा देना पड़ेगा तुमको। समझ में आ रहा है? इस मैटर में सेबी डील करता है। कोई कंपनी अपना प्रेफरेंस शेयर को रिडीम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए सेबी नहीं आएगा। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए सेबी डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। कंपनी अगर नहीं देगा, कंपनी अगर मान लो नहीं देगा उसका पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी के ऊपर फिर एक्शन करेगा, सेबी के थ्रू ही करवाएगा, आरबीआई के थ्रू करवाएगा, बट अपने सेबी इस मैटर में डायरेक्टली डील नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? यहां पे देखो, तो ये फॉल्स है, ये आपको नहीं पढ़ना है। अब आ जाओ प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन, जो तुम लोगों का मेन चैप्टर है। प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द एक्ट, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। किसका सेक्शन है?
कंपनीज एक्ट 2013 का जितने भी डेफिनेशन होते हैं सब कौन से सेक्शन में दिए हुए रहते हैं? सेक्शन 2 में। जितने भी डेफिनेशन है सब सेक्शन 2 में रहते हैं। और यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज 70, इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 70 मत पढ़ोगे। सेक्शन 2 के अंदर जितने भी ब्रैकेट में लिखे रहते हैं सारे क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द एक्ट में प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी इसमें शामिल है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी आगे चल के हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज आल्सो अ टाइप ऑफ द प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस का एक तरह का क्या होता है? टाइप होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस का एक टाइप होता है। देखो बच्चे, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस और अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस। मैं इसका सेक्शन नंबर इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस हम लोगों को सेक्शन 32 में पढ़ना होता है, सेक्शन 31 में सेल्फ प्रोस्पेक्टस पढ़ना होता है। और एनी नोटिस, any circular, any advertisement or any other document inviting offer from the public for the subscription or purchase of any securities of a body corporate। मेरे बच्चे, जब तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो तुम लोग को कॉलेज वाला भी क्या देता है? प्रोस्पेक्टस देता है। अपने सीएस इंस्टीट्यूट भी अपना क्या देता है? प्रोस्पेक्टस देता है। कि देखो प्रोस्पेक्टस में उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है कि हम कौन है, हम क्यों हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। समझ में आ रहा है ना? हम आपको क्या बेनिफिट दिला सकते हैं, आप हमारे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करो। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है? अपनी डॉक्यूमेंट इशू करती है। वह डॉक्यूमेंट हो सकता है, वह रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में हो सकता है, वह सेल्फ प्रोस्पेक्टस के फॉर्म में हो सकता है, वह कागज का 4-5 पेज हो सकता है, नॉर्मल ऐसे सीट, एक पीडीएफ हो सकता है, जो नोटिस के फॉर्म में हो सकता है, किसी सर्कुलर के फॉर्म में हो सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में हो सकता है, और कोई भी एनी अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका सहारा कंपनी ले रहा है, जिसके थ्रू वह पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, ऑफर कर रहा है, इनवाइटिंग ऑफर कर रहा है कि आप हमारे कंपनी के सिक्योरिटीज में आकर के अपने मनी को क्या कीजिए? इन्वेस्ट कीजिए। तो वह सभी क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस। वह सारे डॉक्यूमेंट क्या डिफाइंड प्रोस्पेक्टस एग्जाम्स में लिखने आता है आपके, ठीक है ना? देखो बच्चे, प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब्ड और इशूड, आप इशूड भी सिर्फ लिख सकते हो, इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, फिर कॉमा देके लिखोगे, एंड इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, कॉमा देके फिर लिखोगे अ सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन और परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट के सिक्योरिटीज को खरीदने का ऑफर होता है, इसमें कंपनी की तरफ से इनविटेशन ऑफर होता है। समझ में आ रहा ना? इनविटेशन ऑफर होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बोलते नहीं हो? क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। क्वेश्चन पूछोगे? पूछो। कंपनी ऑफर करती है कि प्रोस्पेक्टस कंपनी इनवाइट करती है। कंपनी क्या करती है? ऑफर करने के लिए क्या करती है? इनवाइट करती है। कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर नहीं करती है। यहां पर क्या लिखा है? इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक, यानी हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमें आकर ऑफर करो कि हम आपके कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। कंपनी ऑफर नहीं करता है, वह कंपनी पब्लिक को इनवाइट करता है कि आप आके हमें क्या करो? ऑफर करो कि हम आपके कंपनी, एप्लीकेशन डालो, ऑफर करके मतलब एप्लीकेशन डालो कि आप हमारे कंपनी का सिक्योरिटीज परचेज करने का इंटरेस्ट रखते हो। क्लियर है बात ना? ओके। कभी भी कंपनी ऑफर नहीं करेगा डायरेक्टली। समझ में आ रहा है ना? हम अपना एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो वो क्या बच्चे को ऑफर किया जाता है कि आप आकर हमारे पास पढ़ो, या इनवाइट किया जाता है? इनवाइट किया जाता है, वो आके ऑफर करते हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना हमारे ऊपर है, किसे मैं पढ़ाऊंगा किसे नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? एकदम वैसे ही यहां पर भी फंडामेंटल है। प्रोस्पेक्टस में 2 पार्ट्स है बच्चे। आपने एक वर्ड यहां पर पढ़ा होगा मीन्स, और एक पढ़ा होगा इंक्लूड्स।
सर कहाँ पढ़ा दिया आपने, ऐसा झूठ झूठ बोलते हैं, यहाँ नहीं पढ़ा था मीन्स, और यहाँ पे तुम लोग पढ़ा था इंक्लूड्स। पढ़ा है क्या? देखो पहले डेफिनेशन कैसे शुरू हुआ है, हल्के में मत लो इस दो वर्ड को। प्रोस्पेक्टस में आपने पढ़ा ना, प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी कंपनी की डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोस्पेक्टस, जिसको कंपनी क्या बोलता है, प्रोस्पेक्टस। एंड फिर बोला है इंक्लूड्स, ऐसे ही लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में। ये दोनों वर्ड को आपको यूज करना पड़ेगा, जिनको मैंने ग्रीन से सर्कल कर दिया, नहीं तो नंबर पावे ना। समझ में आ रहा है ना? इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इंक्लूड्स अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, और फिर उसके बाद से और एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, जो भी है। क्लियर है बात? इसको ध्यान रखना। देखो यहां पर बोला है मीन्स में क्या आएगा और इंक्लूड्स में क्या आएगा, देख लो, पूरा टेबल चार्ट दे दिया है। मीन्स में आएगा कोई भी डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब्ड किया जा रहा है या इशूड किया जा रहा है एज अ प्रोस्पेक्टस, और इंक्लूड्स में सेल्फ प्रोस्पेक्टस आएगा, जिसको हम लोग सेक्शन 31 में पूरा डिटेल में डील करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आएगा, जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 32 में पढ़ेंगे। और उसके बाद से कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जिससे पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आप हमारे कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करो, यह भी क्या बोला जाता है, प्रोस्पेक्टस। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहां पर डिम्ड प्रोस्पेक्टस। क्या यहां से डिम्ड प्रोस्पेक्टस, देखो डिम्ड प्रोस्पेक्टस, आउट ऑफ द 4 कंस्टिट्यूएंट्स, ये 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, दिख रहा है ना? फर्स्ट 3 आर क्लियर, बट द फोर्थ वन, डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक नीड टू बी डिकोडेड फर्दर, दैट टू इन कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 25। डिम्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? मतलब जो प्रोस्पेक्टस नहीं है, लेकिन इसको हम प्रोस्पेक्टस क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। यही है डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम द पब्लिक, जो पब्लिक से ऑफर को इनवाइट करता है, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इसको डिम्ड प्रोस्पेक्टस हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम्ड प्रोस्पेक्टस। मतलब उसको भी प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कंपनी इस बात का इंडिकेशन देता है कि आप हमारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए हमें ऑफर करो, वह सभी डिम्ड प्रोस्पेक्टस है। ठीक है भाई, अभी इसको डिटेल में हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्स में अलग से क्वेश्चन भी आते हैं, डिम्ड प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं, एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो, और क्या क्या प्रोस्पेक्टस नहीं कंसीडर किया जाएगा, ये भी मैं तुम लोगों को लिखवा दूंगा। ठीक है, वो भी मैं लिखवा दूंगा। पहले डिम्ड प्रोस्पेक्टस देख लो। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल, वह डॉक्यूमेंट जिसमें सिक्योरिटीज को सेल करने का ऑफर रहता है, उसको डिम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। सेक्शन 25 का सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ये सबसेक्शन क्या चीज का है? सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, वेयर अ कंपनी अलॉट्स और एग्रीज टू अलॉट, जहां पर कंपनी अलॉट करता है, अलॉट मतलब होता है देना, या देने के लिए एग्रीड करता है, एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज विथ अ व्यू दैट दोज सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक, जो पब्लिक को बेचने के लिए ऑफर किया जाएगा, और एनी डॉक्यूमेंट बाय विच द ऑफर इज मेड, या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू पब्लिक को ऑफर करने के लिए इनवाइट किया जा रहा है, सेल डिम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस, उन सबको क्या मान लिया जाएगा? प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा फॉर ऑल पर्पस। उन सबको क्या मान लिया जाएगा? प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ऑल द इनेक्टमेंट एंड रूल्स ऑफ लॉ कंटेनिंग प्रोविजंस पर्टेनिंग टू द प्रोस्पेक्टस मैटर टू बी स्टेटेड, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। यहां से आप सीधे चले आओ, इसको तो आप काट दो, कोई मतलब नहीं है। देखो ये ना, इंटेंट टू ऑफर सिक्योरिटीज फॉर सेल टू पब्लिक, इंटेंट ऑफ ऑफर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के लिए ऑफर करने का जो इंटेंट है, फॉर सेल टू पब्लिक, ये सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। सेक्शन 25 सबसेक्शन में क्या है?
सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 में है, पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचने के इंटेंशन से ऑफर करना। इसमें प्रिजम्पशन ऑफ व्यू क्या है, जो सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया है। एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2, द अलॉटमेंट इज प्रिज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले से मान लिया जाता है। प्रिज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, जो पहले से अज्यूम कर लिया जाता है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है, द अलॉटमेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन मेड। अलॉटमेंट जो किया जा रहा है ये अज्यूम कर लिया जाता है विथ अ व्यू ऑफ ऑफरिंग देम टू द पब्लिक। ये किसको किया जा रहा है, विथ अ व्यू ऑफ ऑफरिंग देम टू द पब्लिक, कि ये जो अलॉटमेंट है ये पब्लिक को किया जाएगा वेयर आइदर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल्ड, यानी इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा, आइदर कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा तो ये मान लिया जाता है कि अलॉटमेंट को प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि ये विथ अ व्यू टू ऑफरिंग टू द पब्लिक किया जा रहा है। क्या क्या, सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड टू द पब्लिक विद इन 6 मंथ ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर पब्लिक को इसे क्या किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा। और वेयर द फुल कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द डेट ऑफ ऑफर टू द पब्लिक, यानी कंपनी डेट ऑफ ऑफर टू द पब्लिक जिस दिन किया है उस दिन कंपनी ने फुल अमाउंट रिसीव नहीं किया है। फुल अमाउंट रिसीव नहीं किया मतलब पार्ट मनी उसके पास आ रहा है, एप्लीकेशन का अलग, अलॉटमेंट का अलग, फर्स्ट कॉल का अलग, सेकंड कॉल का अलग पैसे आ रहे हैं। तब इट मीन्स इन केस इफ एनी ऑफ द अबव 2 कंडीशंस मेट, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो जाएगा, द इश्यूइंग डॉक्यूमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द प्रोस्पेक्टस। तब इश्यूइंग डॉक्यूमेंट्स वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको क्या मान लिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस कंसिडर कर लिया जाएगा। प्रोस्पेक्टस नहीं भी होगा तो उसे प्रोस्पेक्टस हम लोग मान लेंगे। देखो यहां पर आपको कुछ केस बेस्ड दिया हुआ है, सेवी वर्सेस कुन्नम पेपर्स मिल्स लिमिटेड। देखो यहां पर क्या हुआ है, सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 जो जस्ट ऊपर तुम लोग अभी पढ़े हो, आर नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। एग्जॉस्टिव मतलब ये डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब जस्ट एक पेपर ऑफ पीस है जिससे ये इनवाइट किया जा रहा है पब्लिक को कि आप हमारे सिक्योरिटीज में क्या करो, इन्वेस्ट करो। सो ये एग्जॉस्टिव नहीं है। दे मे बी सर्टेन अदर सिचुएशंस व्हेन इशूइंग डॉक्यूमेंट मे कंस्ट्रू एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, where a right issue is made to existing members with a right to renounce in favor of others. If the number of such others exceed 50, it becomes a deemed prospectus. ये इस केस में बताया है, सेबी वर्सेस कुलम पेपर्स मिल्स लिमिटेड के केस में। तुम लोग ये जानते हो क्या, रिनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ अदर्स का मतलब क्या होता है, कभी पढ़े हो रिनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ अदर्स का मतलब क्या होता है? राइट शेयर को किसी और को खरीदने का मौका देना। रिनाउंसमेंट इन फेवर ऑफ अदर्स का मतलब होता है कि मान लो आप कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, अजम मान लो कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है और उसको कंपनी ने उसको पहले यह सिक्योरिटीज खरीदने के लिए दिया है, लेकिन ऑन दैट टाइम अजम इज नॉट इंटरेस्टेड टू परचेज दैट सिक्योरिटीज, तो क्या वह अपना अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर सकता है खरीदने का, थोड़ा ज्यादा रुपया लेकर के? हाँ वह कर सकता है। तो उसने मुझे ये ऑफर कर दिया कि सर मुझे 10 रुपये में मिल रहा है, आप 12 रुपये में इसे खरीद लो, 2 रुपया मैं बीच में प्रॉफिट कमा लूंगा। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलते हैं राइट टू रिनाउंस इन फेवर ऑफ अदर्स, दूसरे के फेवर में परचेज करने का अधिकार ट्रांसफर करना। अगर कोई कंपनी राइट इशू करने के लिए, वेयर अ राइट इशू इज मेड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एग्जिस्टिंग मेंबर को राइट इशू किया जा रहा है विथ अ राइट, और ये अधिकार भी उसको दिया गया है, मतलब ये नहीं कि उसके पास ये अधिकार है, कंपनी अपने राइट शेयर होल्डर्स को ये अधिकार दे रही है कि आप इस कंपनी का शेयर पहले खरीदो, और साथ में आपको ये भी अधिकार है कि आप अगर नहीं खरीदना चाहते तो आप जिस लोगों से खरीदवाना चाहते हो उसके फेवर में आप इसे ट्रांसफर कर सकते हो 2-4 रुपए के मुनाफा पे, प्रॉफिट पे। समझ में आ रहा है ना? ये अधिकार भी कंपनी उसे दे रही है। तो अगर वह अपना राइट शेयर खुद नहीं परचेज करके ये अनाउंस कर रहा है इन फेवर ऑफ अदर्स, इफ द नंबर ऑफ सच अदर एक्सीड 50, जैसे मान लो उसके पास ना 20,000 शेयर राइट शेयर खरीदने का अधिकार था, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि वह 20,000 मेरे को ऑफर करेगा और मैं ही क्या करूंगा,
एग्री कर जाऊंगा कि ठीक है मैं खरीद लेता हूं पूरा 20,000। हो सकता है कि मैं 100 खरीदूं, ये 500 खरीदे, ये 400 खरीदे, वो 1000 खरीदे। ऐसे करके वह कई सारे लोगों से 20,000 बेच रहा है, रिनाउंस कर रहा है कि मेरा शेयर तुम लोग खरीद लो, मेरे को अधिकार मिला है रिनाउंस करने का। तो ऐसा करते करते 50 लोग अगर पार कर गए, यानी 20,000 शेयर अगर मान लो 50 लोग पार कर गए, तो 50 लोगों को वह क्या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोलेगा कि तुम हमारा शेयर खरीद लो? वो ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट रहेगा, क्योंकि फॉर्मल काम तो फॉर्मल तरीके से होगा ना। ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट रहेगा, 1 पेज का 2 पेज का इनविटेशन भेजेगा वो कि तुम खरीद लो, सर आप खरीद लो, तनिषा आप खरीद लो, असलम तुम खरीद लो, इंद्रनील तुम खरीद लो, ऐसे बोलेगा। तो ये जिसको खरीदना होगा वो परचेज करेगा। ऐसे करके अगर 50 लोगों की संख्या पार कर जा रही है, तो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, जिस पेपर के थ्रू अजम लोगों को इनवाइट कर रहा है कि मेरा राइट शेयर रिनाउंस कर रहा हूं मैं तुम लोगों के फेवर में, तुम लोग खरीद लो, उसी डॉक्यूमेंट को डीम्ड प्रोस्पेक्टस फिर मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? उसको तब डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। क्लियर हुई पूरी कहानी? ये इस केस में हुआ था, सेबी वर्सेस कुन्नाकुलम पेपर्स मिल लिमिटेड के केस में। ठीक है, अच्छा, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के केस में क्या होता है, इसमें क्या क्या बातें लिखी रहती है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बातें लिखी हुई रहती है। रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, इसमें मैटर्स क्या क्या एडिशनली दिए हुए रहते हैं। रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस के केस में क्या क्या और अदर्स रिक्वायरमेंट होती है। मैटर्स टू बी स्टेटेड एडिशनली, टू बी मतलब दिए रहेंगे, दिए जाएंगे, एडिशनल मैटर क्या क्या दिए रहेंगे। सेक्शन 25 का ये अब सब सेक्शन क्या है, सेक्शन 25 का सब सेक्शन 3 है। फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी गिवन इन द डीम्ड प्रोस्पेक्टस, जो डीम्ड जैसे वो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा था रिनाउंस करने के लिए 50 लोगों को, तो वह क्या हो गया, वो प्रोस्पेक्टस था कि डीम्ड कर लिया जाएगा उसको प्रोस्पेक्टस। डीम्ड मतलब होता है मान लिया जाना, समझ में आ रहा है ना? उसको क्या कर लिया जाएगा, उसी को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी को क्या मान लिया जाएगा, प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी को प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। तो यहां पे जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल, मैं चलो एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, ये अनिक की शादी होने वाली है, ठीक है। अब अनिक के पास मतलब इतना मतलब कॉर्पोरेट में जॉब करता है, इतना प्रेशर है उसके ऊपर कि वह अपना शादी का कार्ड प्रिंट कराने तक का उसके पास समय नहीं, डिजिटल कार्ड बनाने का भी उसके पास समय नहीं। तो उसने क्या किया, फटाफट एक मैसेज लिखा 5 लाइन का, अच्छा से रिक्वेस्ट इनविटेशन करते हुए लोगों को, और हमारे जैसे जितने उसके रिश्तेदार थे सारे लोगों को क्या किया, भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया एक बार में उसने रिटर्न मैसेज कि मेरी शादी में आ जाना, ऐसे इनवाइट करते हुए। तो उसी को क्या मान लिया जाएगा, इनविटेशन कार्ड मान लिया जाएगा। उसी तरह से बात यहाँ पर भी है। अब वो इनविटेशन कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, जैसे होता है ना कलरफुल कलरफुल, ऐसे गाना वाना बजता है खोलने पे, ऐसे बहुत सारा तरह का होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके पास समय नहीं था कि वो इतना सारा कुछ कर सके। क्लियर? तो उसने छोटा सा मैसेज से सबको इनवाइट कर लिया, उसी को क्या मान लिया जाएगा, इनविटेशन कार्ड। सिमिलर यहां पर भी है कि हमारे पास कोई जरूरी नहीं है कि हर बार हम एकदम ब्रांडेड प्रोस्पेक्टस बनाएंगे जिसको लोग पढ़ेगा। वो नॉर्मल भी क्या हो सकता है, एक कार्ड हो सकता है जिसको प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ठीक है भाई, कोई समस्या दुख तकलीफ नहीं है। अब इसमें आते हैं, ठीक है, अब आते हैं बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फोन में बात कर लो, ठीक है। देखो क्या बोला है बच्चे यहां पर, एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी गिवन इन द डिम्ड प्रोस्पेक्टस। डिम्ड प्रोस्पेक्टस में ये सारे मैटर रिकॉर्ड करके दिए जाने चाहिए। दैट इज द डॉक्यूमेंट थ्रू विच ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक इज मेड। उसको डिम्ड प्रोस्पेक्टस, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू पब्लिक को हम ऑफर कर रहे हैं, कंपनी इनवाइट कर रही है ऑफर करने के लिए, उसको ही डिम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाता है। यहां पर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 26, सेक्शन 26 में क्या होता है, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है। क्या होता है, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। मैं पढ़ाऊंगा, अपने क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर। इसमें क्या बोला है यहां पर, क्या क्या मैटर इसमें एडिशनल मैटर दिए जाने चाहिए। एडिशनल मैटर क्या क्या दिए जाने चाहिए। पहला नंबर बोला है अ स्टेटमेंट ऑफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन
फॉर द सिक्योरिटीज टू विच द ऑफर रिलेट्स। यानी आप जो ऑफर के थ्रू, आप जो इस डॉक्यूमेंट या पेज के थ्रू, ऑफर के थ्रू, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हमें इनवाइट कर रहे हो कि आप आकर के ऑफर करके हमारे सिक्योरिटीज को खरीदिए, इस स्पेशल वाले स्टेटमेंट के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप कितना अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रेज करने वाले हो, उसका स्टेटमेंट तुमको देना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? जैसे आप जो ये डिम्ड प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, डिम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आ सकता है बच्चे? डिम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आ सकता है? ये कोई भी आपका नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट्स और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट सब डिम्ड प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो ये डिम्ड प्रोस्पेक्टस आप दोगे तो उसमें पहली बात आपको ये बताना होगा, स्टेटमेंट ऑफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट रिसीव्ड होगा, हो चुका है या फिर होगा, एज कंसिडरेशन फॉर सिक्योरिटीज, मतलब आप सिक्योरिटीज बेच करके जो मॉनेटरी कंसिडरेशन रेज कर रहे हो कंपनी के तौर पे, उसमें कितना अमाउंट आपने रिसीव कर लिया है और कितना अमाउंट आप रिसीव करने वाले हो इन टोटल, इसकी डिटेल आपको बताना पड़ेगा इस ऑफर से रिलेटेड। समझ में आ रहा है? ये आपको उसमें डिम्ड प्रोस्पेक्टस में मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है मेरी बात ना? दूसरी बात, द टाइम एंड प्लेस एट विच अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट में बी इंस्पेक्टेड। यहां पे बोला है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अलॉटमेंट होगा, यानी अलॉटमेंट आप करोगे ना, हमें सिक्योरिटीज अलॉट करोगे, तो उस सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वह किस समय पर और किस जगह पर होगा, यह भी आपको बताना होगा। ठीक है ना? मे बी इंस्पेक्टेड, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अलॉटमेंट जो इंस्पेक्ट किया जाएगा उसका टाइम और प्लेस आपको बताना होगा। उस एडिशनल मैटर्स, जैसे जैसे अनिक अपना जो कार्ड बना के लोगों को भेजेगा, समझ में आ रहा है ना, उसमें तो मेंशन करना पड़ेगा ना कौन सा जगह पे वो इनवाइट कर रहा है, कितना बजे इनवाइट कर रहा है, कौन सा डेट को इनवाइट कर रहा है। खाली जगह लिख दिया, तारीख ही नहीं लिखा, चलेगा ऐसे? फिर तो गलत हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें ये सारी बातें बतानी होगी। नेक्स्ट नंबर सी क्या है? द पर्सन मेकिंग द ऑफर वेर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। द पर्सन मेकिंग द ऑफर, जो कंपनी, जो पर्सन उस ऑफर को कर रहा है उसका नाम उसमें मेंशन रहना चाहिए प्रोस्पेक्टस में कि वह कंपनी का डायरेक्टर है। समझ में आ रहा है ना? जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ये ऑफर लाया है उसका कंपनी में वह डायरेक्टर है, इस तरह का मेंशनिंग उसमें होना चाहिए। फिर साइनिंग ऑफ डिम्ड प्रोस्पेक्टस, डिम्ड प्रोस्पेक्टस को साइन कौन करेगा? ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। फर्दर एज पर सेक्शन 25 सबसेक्शन 4, सेक्शन 25 का सबसेक्शन 4 में आप ये पढ़ रहे हो, इट इज सफिशिएंट इफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब डिम्ड प्रोस्पेक्टस, ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इज साइंड बाय इट्स 2 डायरेक्टर्स। आपने पढ़ा था ना बच्चे कि अभी न्यू कंपनीज एक्ट में 2015 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें यह बता दिया गया कि अब कंपनी का स्टैंप यानी कंपनी का सील लगना रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑप्शनल है। क्या है? ऑप्शनल है। क्या है बच्चा लोग? ऑप्शनल है। क्लियर है? तो ऑप्शनल मैटर है, उसमें इसका सील और स्टैंपिंग नहीं रहेगा। ये ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ अगर 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर उसमें लग गया है तो वही डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? डिम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। उसमें कितने लोगों का साइनिंग होना बस जरूरी है? एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तब वो वैलिड डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। देखो एक यहां पर स्टेटमेंट दिया है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर द मैटर गिवन अंडर, स्पेसिफाइड मतलब गिवन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 नीड टू बी स्टेटेड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर गिवन अंडर सेक्शन 26। क्या सेक्शन 26 के मैटर के सब्स्टिट्यूशंस के जगह पे सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 के मैटर्स होते हैं? आंसर इज नो, फॉल्स है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स 3 मैटर दैट नीड टू बी गिवन इन 3 मैटर्स। कौन कौन सा? अभी तो पढ़े हो, ए बी सी, वही 3 मैटर सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में रहते हैं। सेक्शन 26 के मैटर उसमें नहीं रहते हैं। सेक्शन 26 में तो फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ना है। सेक्शन 26 में आपको क्या पढ़ना है बच्चे? फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब आपको यहां पे
तुम लोगों को बस ये एक क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है पढ़ने का, एक क्वेश्चन होमवर्क है तुम लोगों को पढ़ने के लिए। सेक्शन 26 में क्या रहते हैं, यहाँ पे फाइलिंग ऑफ द, सेक्शन 26 है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। देखो आज इतना ही रहने दो अभी, ठीक है, अभी मात्र बस इतना ही रहने दो बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। इसमें इतना ही पढ़ो, एक दिन में ज्यादा दिमाग में जाएगा नहीं।